हाँ जी बेक्लास, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। जो हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स को छोड़ा था, वो हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जो हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहीं तक हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का, जो क्या कहता है, फॉर्मूले वही इस्तेमाल होंगे जो हम पढ़ चुके हैं। कहते हैं 2 लीटर्स ऑफ एक आइडियल गैस है जो 10 ये हो गया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है एंड सर एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम अंटिल उसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो कितनी बन जाती है, 10 लीटर। तो ये बेटा हमारी फाइनल वॉल्यूम हो गई, ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम हो गई, एंड ये जो 10 एटीएम प्रेशर जो है ये सर इंटरनल प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। ठीक है, दिस इज इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। और गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, पर रिवर्सिबल नहीं है। कहता है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन इन दिस एक्सपेंशन। तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जहां पे हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं होता, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर क्यू हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन को ये हम कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज कितना आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो हमारा जीरो है, और ये कितना है, 10 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू 8, तो ये कितना आ गया, 0। इसका मतलब है देयर इज नो वर्क डन, तो इसलिए नो हीट इज एब्सॉर्ब। राइट। तो इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्सपेंशन है वो कैसे हो रही है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन तो हम करते ही करते हैं। एग्जैक्टली तो ये जो 3 तरीके के हमने क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक सीखे थे वो पिछली क्लास का पार्ट है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन जो है वो यूज कर सके। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में किया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में किया था, नहीं किए थे हमने ये वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में। सर सिर्फ पहला वाला किया था जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। कहते हैं कंसिडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। तो वही सेम फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा जीरो आ गया, ये आ जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस डब्ल्यू। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, जो क्या आ जाएगा बेटा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। एक्सटर्नल प्रेशर बेटा इस बार हमारा 1 एटीएम है, वॉल्यूम कितना है, 10 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 एटीएम लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कहते हैं consider the same expansion to a final volume of 10 liter conducted reversibly। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया, याद है ना, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा पास, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और वो कितना होता था,
माइनस 2.303, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, पीवी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सर आपने पीवी क्यों लिया, बिकॉज पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर। फॉर्मूला तो हमारा ये था, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। लेकिन NRT ना तो T दे रखा है ना मोल दे रखे हैं, तो हमने NRT को PV के हिसाब से प्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2.303 इंटू प्रेशर कितना आ गया 1 ATM, ठीक है। वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास 10 लीटर, और लॉग कितना आ गया फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2.303 इंटू 10 इंटू लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 इज इक्वल टू 0.6990। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2.303 इंटू 10 इंटू 0.6990 सॉल्व करके आपका आंसर जो है अगेन वो किस में आ जाएगा, एटीएम लीटर में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 16.1 एटीएम लीटर, ठीक है। कर लो फटाफट कॉपी, ताकि फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करा सकूं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये हटा रहा हूं। कहते हैं एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसके अंदर आप हीट को सराउंडिंग से ट्रांसफर एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द करेक्ट कंडीशन जो है वो क्या होगी, टेम्परेचर चेंजेस 0, नो। कहता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। अगर हीट एक्सचेंज नहीं की जा सकती, मतलब Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये हमारी ऑप्शन होगी। एडियाबैटिक में बच्चे फर्स्ट ऑप्शन लिख के आ जाते हैं, जो गलत है। ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होती है, कि आप हीट एक्सचेंज तो कर सकते हो इसके अंदर हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ अलाउड होता है, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेकिन एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रखना होता है, बिना हीट को एक्सचेंज किए सराउंडिंग के साथ। इसलिए हीट फ्रॉम सराउंडिंग क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारी इसके अंदर आती है। राइट क्लास? सर। यस सर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन जो है वो क्या होता है, कहते हैं विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन हीट एक्सचेंज, नो। कहते हैं अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यस, ये इसका सही ऑप्शन है। कहते हैं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जरूरी नहीं है। एंड हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर स्केल, नो। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो टेम्परेचर स्केल क्या करेगा, तो इसकी ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगी, सेकंड, जिसका पाथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है बेटा ये, कहते हैं इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब Q की वैल्यू होती है, और एब्जॉर्ब्ड है तो प्लस
701 joule by the system and 394 joule of work is done by the system. System 394 जूल ऑफ वर्क खुद कर रहा है बाय, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव हो गया। कहता है फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बेटा डेल्टा यू फर्स्ट लॉ से क्या आ जाएगा? Q प्लस W 701 माइनस 394। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 307 जूल। कर लो बेटा इसको कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है दैट इज एंथैल्पी। तो आज आपको पता चलेगा कि हीट और एंथैल्पी में फर्क क्या होता है। हम ये दो शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब हमने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है। पहले तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एंथैल्पी, और बाद में क्या लिखा है? एंथैल्पी चेंज। अब वो क्यों लिखा है मैं आपको वो भी बताऊंगा रीजन। कहते हैं एंथैल्पी या हीट कंटेंट डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो वो कहते हैं कि हीट कंटेंट या एंथैल्पी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? H से, वो किसका सम होता है? इंटरनल एनर्जी का प्लस पीवी का, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम इंटरनल एनर्जी तो किसी की निकाल ही नहीं सकते, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी की जगह इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। इसलिए बेटा अगर हम U नहीं निकाल सकते, अगर हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो बेटा हम हीट भी नहीं निकाल सकते, हम एंथैल्पी भी नहीं निकाल सकते। और अगर हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते तो सर फिर हम क्या निकाल सकते हैं? सिंस हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, इसलिए बेटा हम एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। इस वजह से बेटा मैंने यहां पे वर्ड लिखा है एंथैल्पी चेंज, या आता है नॉर्मली एंथैल्पी चेंज। कहते हैं नाउ हम ये जानते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बदलने में चली जाती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करना प्रेफर नहीं करते। सर क्यों? क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस है या तो वो फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में कैरी की जाती है। और जब भी कोई चीज आप फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में कैरी करते हो, देखो बेटा जरा ध्यान से डायग्राम। बेटा ये रहा फ्लास्क। फ्लास्क में अगर लेट्स सपोज मैंने इतनी चीज ली है और उसको मैं हीट कर रहा हूं, तो बेटा उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ सकती है। इनिशियल वॉल्यूम से क्या बन सकती है? फाइनल वॉल्यूम। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए हम प्रोसेसेस को कांस्टेंट प्रेशर में करना प्रेफर करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, मैं इसका एक फायदा बता रहा हूं आपको। कोई भी प्रोसेस जो होता है बेटा वो किसी ना किसी कंटेनर में कैरी किया जाएगा। अब जब वो कंटेनर में कैरी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर मैं उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे करूंगा तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे अपना भी तो फायदा देखना है ना, कि मुझे इस प्रोसेस को करके क्या मिल रहा है। वही बात आगे ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा आप घर में बैठे हो और मम्मी पापा आपको खाना खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, और आपसे कोई काम नहीं करा रहे, तो बेटा ये मुझे फायदा नहीं है, ये मम्मी पापा को फायदा नहीं है। मॉम डैड आपको रोज खाना इसीलिए खिलाते हैं ताकि आप अपने काम
खुद कर सको या आप हमारे लिए काम कर सको। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम किसी भी प्रोसेस से कोई काम नहीं करवा सकते, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे देयर इज नो वर्क डन, जिसको हम अभी आगे जाके प्रूव करेंगे। इसलिए बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कराने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी प्रोसेस करना पसंद नहीं करते। मैं एक इंजन के अंदर, कार का इंजन है, स्कूटर का है, बाइक का है, एरोप्लेन का है, ट्रेन का है, उस इंजन के अंदर हम हीट जनरेट करते हैं ताकि वो एक्सपैंड करे, उसकी वॉल्यूम बढ़े ताकि पिस्टन मूव करे और वो हमारे लिए काम करे। तो ट्रेन में या कार में या स्कूटर में इंजन्स ऐसे काम करते हैं, हमसे हीट लेके हमारे लिए काम करते हैं क्योंकि हम उनकी वॉल्यूम को एक्सपैंड होने देते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी वॉल्यूम को एक्सपैंड नहीं होने दूंगा तो जितनी भी हीट मैं प्रोड्यूस करूंगा या मैं दूंगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाती रहेगी, जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। देयरफॉर हमको एक और नया स्टेट फंक्शन चाहिए था इन कंडीशंस के लिए, इसलिए हम हीट से कहां चले गए, इंथैल्पी पे। तो इंटरनल एनर्जी चेंज अब हमारे लिए क्या हो गया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूपी क्या होता है बेटा, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। और सिंस वर्क इज डन बाय सिस्टम तो बेटा हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस पी डेल्टा वी। और डेल्टा वी इसलिए लिखा क्योंकि बेटा वॉल्यूम चेंज होगी। अब भाई वॉल्यूम चेंज होगी तभी तो वर्क डन होगा हमारे लिए। तो अब ये हमारा हो गया क्यूपी जो हमने आपको बता दिया। अब मैं क्यूपी को इधर रख रहा हूं और इसको मैं ऑपोजिट साइड पे ले गया तो क्यूपी क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो क्यूपी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज क्या हो गया बेटा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यूएफ माइनस यूआई प्लस पीवीएफ माइनस पीवीआई। ऐसा करते हैं, फाइनल वालों को इकट्ठा कर देते हैं तो इसको इधर ले जाते हैं तो यूएफ प्लस पीवीएफ माइनस यूआई प्लस पीवीआई। मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। बेटा व्हाट इज यू प्लस पीवी, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये रहा। इसलिए क्यूपी हमारे पास क्या आ गया, u प्लस पीवी को हम कहते हैं h, और सिंस ये फाइनल है तो माइनस एच एफ हो जाएगा और माइनस यू आई प्लस पीवी आई क्या आ जाएगा बेटा, हीट इनिशियल। और इस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये हमारे पास क्या आता है, इंथैल्पी चेंज। तो जरा देखो बेटा हम क्या कहना चाहते हैं, हीट अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट एड्स अप टू इट्स एंथैल्पी चेंज। तो अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं कांस्टेंट प्रेशर में, वो उसकी एंथैल्पी चेंज को बदल देती है। और अगर मैं किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों चीजें याद रखना, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बदल देती है।
इन दोनों में से फायदा बेटर जो है बेटा वो क्या होता है, हीट सप्लाइड और रिमूव्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि इस केस में बेटा हम वर्क डन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी। तो मैथमेटिकली अगर मैं इंथैल्पी को डिफाइन करता हूं, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और अगर मैं इंथैल्पी चेंज को डिफाइन करता हूं तो इट इज इक्वल टू हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों चीजों को मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और आपके लिए यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। आपको स्लाइड से कुछ भी कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। अब इस हिसाब से आपको पता लग गया कि जब भी हम पिछली क्लासेस के अंदर हमारा एक चैप्टर होता था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर बार बार हम बात करते थे आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये वर्ड इंथैल्पी हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उस प्रोसेस से हम कुछ ना कुछ काम करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम उसको हीट नहीं कहते थे, हम उसको क्या कहते थे? इंथैल्पी कहते थे। हम उसको एनर्जी भी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं उसको? इंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इन प्रोसेसेस से हम कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर आप हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द रीजन कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर बेटर होता है एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कर लो बेटा कॉपी, या किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैं सब हटा रहा हूं। तो ये देखो उसकी डेरिवेशन आ गई। तो हमने फाइनल्स वालों को इकट्ठा कर दिया, इनिशियल वालों को इकट्ठा कर दिया, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी प्लेस किया, तो Q2 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 या HF माइनस HI, तो जो क्या आ गया? इंथैल्पी चेंज। तो इसीलिए फॉर अ प्रोसेस जिसके अंदर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो इंथैल्पी चेंज क्या होता है? फाइनल इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो सर इंथैल्पी का फायदा क्या है? इंथैल्पी का अगेन ऐसा कुछ खास फायदा नहीं है, पर इंथैल्पी चेंज का जरूर फायदा है, क्योंकि हम उसको फर्स्ट लॉ से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? वैसे अभी हमने पढ़ा था, हम दोबारा पढ़ रहे हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? Q प्लस W, राइट? तो अगर वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो W नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? QP, और माइनस क्या आ जाएगा? P डेल्टा V। तो QP क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन QP जो है वो इंथैल्पी चेंज के बराबर है। तो आप इस इक्वेशन को यहां पे प्लेस कर दो, तो हमारे पास इंथैल्पी चेंज क्या आ जाता है? इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। हालांकि इस फॉर्मूले का इतना फायदा नहीं होता, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? हम गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड डेल्टा एनआरटी। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर A हमको क्या दे रहा है? B एज अ प्रोडक्ट। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जो हमने पढ़ा। तो A के लिए इंथैल्पी क्या हो जाएगी? HA इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ A प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ A। सर आपने P को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि बेटा प्रेशर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऐसे ही इंथैल्पी B के लिए क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी B की प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम B का। तो इंथैल्पी चेंज क्या होता है? HB माइनस HA।
तो ये क्या आ जाएगा, UB प्लस PVB माइनस UA प्लस PVB। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, UB माइनस UA प्लस PVB माइनस PA, है ना, वही रिवर्स कन्वर्जन है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जो अभी हमने डिराइव किया था। लेकिन अब जरा देखना, आइडियल गैस के लिए PV nRT के बराबर होता है। तो PVA is equal to NART at constant temperature and pressure, और PVB is equal to NBRT। तो हमारे पास PVB हम 1 को 2 से माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो प्रेशर कॉमन था, मैं बाहर ले आया, PVB माइनस VA इज इक्वल टू NBRT, यहाँ पे RT कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, NB माइनस NA इंटू RT। P डेल्टा V किसके बराबर आ गया, चेंज इन मोल्स ऑफ द गैस इंटू RT। इस फॉर्मूले को आप यहां पे प्लेस कर दो। तो देयरफॉर आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन मोल्स ऑफ द गैसेस इनटू RT। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने डिराइव कैसे किया है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब इसकी डेरिवेशन हम वहां पे देख लेते हैं। तो PVB माइनस VA, NB माइनस NA इंटू RT कॉमन हो गया, P डेल्टा V आ गया, डेल्टा NGRT, इसकी वैल्यू को हमने यहां पे प्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। This is one very important formula, but it is only applicable for gases. इसको important mark कर लेना। इसमें भी moles of the gases का जो change हो रहा है वो काफी important होता है। सर कैसे? अगर change in moles 0 आ रहा है तो enthalpy change internal energy change के बराबर आ जाएगा। अगर चेंज इन मोल्स नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ज्यादा और एंथैल्पी चेंज क्या होगी, कम। और अगर मोल्स गैस के बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव है, तो एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे इस एंथैल्पी की वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिनके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है, क्योंकि ये रिएक्शंस हीट एनर्जी क्या करती हैं, रिलीज। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो जिनके लिए डेल्टा H एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। ये हीट एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब, इन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया। कोई चीज पूछने लायक हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो देखते हैं आगे का पार्ट, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। कहता है अगर वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस जिसकी मोलर इंथैल्पी, मतलब 1 मोल की इंथैल्पी चेंज वेपराइजेशन के लिए एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इतना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इसका इंथैल्पी चेंज वेपराइजेशन, इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं 41 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। और हमें टेम्परेचर भी दे रखा है। अच्छा, आप के पास वाटर है लिक्विड में, है ना, 1 मोल वाटर, तो बेटा वो लिक्विड में हो गया, और आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर में। तो 1 मोल वाटर लिक्विड को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करोगे तो वो भी आपको उतना ही मिलेगा,
राइट। तो अब वो कहता है एंड किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर जो है वो कितना आ गया, 373 केल्विन। ये जो है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। कहता है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज जब पहला पार्ट 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जरा फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो बेटा। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा चेंज इन मोल्स फॉर गैसेस। तो बेटा वो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट में एक ही गैस है, लेकिन रिएक्टेंट में कोई गैस है सर, नो। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये तो लिक्विड है। मैंने कहा था ना कि वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, गैसेस के लिए। सर कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए है, तो मुझे मोल्स भी गैसेस के लेने पड़ेंगे। यहां पे तो ये लिक्विड है इसलिए ये काउंट नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब मुझे क्या निकालना है, कहता है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बेटा देयरफॉर डेल्टा यू क्या बन जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 41 किलो जूल। अब देखो ये आपकी चॉइस है, अगर आप किलो जूल में रहने दे रहे हो तो आंसर भी किलो जूल में आएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 41,000 जूल। मैं बताता हूं क्यों, माइनस बेटा ये कितना आ गया, 1। सर आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। बेटा ये जूल में होती है, इसलिए मैंने इसको भी जूल में कन्वर्ट किया है। और इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा कितना है, 373 केल्विन। ये आ जाएगा बेटा 41,000 जूल माइनस, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एक मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये आ जाएगा 8.314 इंटू 373। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास 3100 जूल के आसपास आ गया। और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 37900 जूल, जो आप बाद में किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 37.9 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में देखो वो क्या पूछ रहा है, कहता है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। सवाल तो वही है, कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। बेटा इस इक्वेशन को देखो, वाटर का स्टेट क्या हो गया बेटा, लिक्विड। उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस। फॉर्मूला वही रहा, ये क्या आ गया, 0। इसके अंदर अगर आप मोल्स का चेंज निकालोगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 0। सर क्यों, बिकॉज नो वन इज गैस। अगर मोल्स चेंज 0 आ गया, इसका मतलब है बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब इसको हमने फॉर्मूला क्या लिखा था,
enthalpy change is equal to internal energy change plus delta NGRT. तो बेटा enthalpy change is equal to internal energy change plus 0 आ गया. Therefore internal energy change बेटा किसके बराबर आ गया? enthalpy change के बराबर आ गया. तो क्लास कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे वो वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, जहां पे आपको स्टेट भी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड पार्ट में वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है, तो मोल्स चेंज तो गैस के लिए निकालते हैं, तो वो तो बेटा काउंट ही नहीं होगा. चेंज इन मोल्स 0 आ गया, तो पूरा का पूरा डेल्टा NRT हमारा 0 आ गया. इसलिए इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आ गया. इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 किलो जूल. वही सेम आ जाएगा. आप कॉपी कर सकते हैं. कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो ये हटा देते हैं. ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया जो हमने कर लिया. एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कहते हैं इंथैल्पीज सारे एलिमेंट्स की इन द स्टैंडर्ड स्टेट जिस फॉर्म के अंदर बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें उनकी इंथैल्पीज क्या होती है बेटा? 0 होती है. अगर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है? O2, तो उसकी इंथैल्पी स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा क्या होती है? 0. नाइट्रोजन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है? N2, तो उसकी इंथैल्पी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बेटा क्या आ जाती है? 0 आ जाती है. तो स्टैंडर्ड में हम इनकी वैल्यूज को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मीथेन क्या होती है? गैस, लिक्विड है कि सॉलिड है? क्या होती है मीथेन? गैस. आप मीथेन का अगर कंबशन करते हैं तो आप जाहिर सी बात है उसको ऑक्सीजन गैस में बर्न करेंगे, और जब आप उसको ऑक्सीजन गैस में बर्न करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2O. वेरी गुड. किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिलता है? वाटर, जो बेटा क्या होता है? लिक्विड. और साथ में मिलती है हीट एनर्जी. ठीक है, अब वो क्या है, कैसे है, वो बात की बात है. जैसे ही कोई भी रिएक्शन आएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? उसको क्या करना? बैलेंस करना. हाइड्रोजन यहां पे 4 है, इसलिए बेटा मैंने यहां पे 2 लगा दिया, और ऑक्सीजन यहां पर बेटा कितना हो गया? 4, तो 2 मैंने यहां पे लगा दिया. कहते हैं इस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जो है बेटा वो कितना है? -x किलो जूल पर मोल. पर मोल का मतलब है मीथेन कितना बर्न किया गया? 1 मोल. कहता है इंथैल्पी चेंज निकालना है. अब बेटा फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा N GRT. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये किस टेम्परेचर पे बर्न हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पे निकालनी है वो है मोल्स का चेंज इन द गैसेस. वो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. अब जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में कौन कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है.
तो ये क्या आ गया 1 माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन गैस है, मीथेन गैस है 1 मोल, ऑक्सीजन गैस है 2 मोल, तो बेटा ये कितना आ गया 1 + 2। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1 - 3, ये कितना आ गया -2, है ना, ये कितना आ गया -2 आ गया। अब अगर मैं इसको प्लेस करता हूं, ये है बेटा -x प्लस ये कितना आ गया -2 RT, आपके पास ये आ गया इंथैल्पी चेंज, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है, सिंस डेल्टा NG हमारा बेटा किस में आ गया, नेगेटिव में, देयरफॉर इंथैल्पी चेंज हमारा कम होगा एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी चेंज, जो बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी मोल्स गैस के नेगेटिव में आएंगे इंथैल्पी चेंज कम होगा। कैसे, ये देखो बेटा, ये रहा, जब भी गैस के मोल्स नेगेटिव में आएंगे इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज से कम होगा। हमको सिर्फ यही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3rd इज द आंसर, इंथैल्पी चेंज इज लेस देन इंटरनल एनर्जी चेंज। आई होप आपको समझ में आया बेटा हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी वर्किंग करनी पड़े, आप ओरली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कर लो बेटा, कॉपी कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, ये है एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, ये भी कुछ सिमिलरली उसी से मिलता जुलता है। अब इसकी कैलकुलेशंस आप खुद करोगे, मुझे सॉल्व करके बताओगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। कहते हैं रिएक्शन साइनामाइड की के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज इतना है, तो बेटा आपको डेल्टा यू दे रखा है। एट 298 केल्विन पर आपको टेम्परेचर दे रखा है। कहते हैं फाइंड इंथैल्पी चेंज एट सेम टेम्परेचर, ये बेटा आपको रिएक्शन दे रखी है। फॉर्मूला जो बेटा हमारा इस्तेमाल होना है वो क्या होना है, डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा N, जिसके अंदर सिर्फ गैसियस मोल्स काउंट होंगे, इनटू RT। अगर आपको R की वैल्यू चाहिए तो R की वैल्यू क्या होती है जूल में, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि रिएक्शन में आपको क्या चीज निकालनी है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शुरू करो, जो डाउट्स होंगे वो आप में से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसके अंदर डेल्टा एन कितना आ रहा है। डेल्टा एन कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ गैस काउंट होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, माइनस ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, तो ये क्या आ गया -3/2। तो 2 - 3/2 ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H = डेल्टा U। डेल्टा U कितना है, ये रहा, -742,700 जूल प्लस
ये कितना आ गया हाफ इंटू आर, आर कितना आ गया 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना आ गया 298, तो ये कितना आ जाएगा -742,700 जूल प्लस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 298 इंटू 8.314 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 12839 अप्रोक्सीमेटली। ये आ रहा है 123 अप्रोक्सीमेटली 9 जूल। अब आप इसको ऐड कर दो, वो पॉजिटिव में है और वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -742,700 -1239 741,461, ये आंसर आ रहा है नेगेटिव में 741,461 जूल, जो बेटा फाइनली कितना आ जाएगा -741.461 किलो जूल। ये आपका आंसर आएगा इसके अंदर। अब हम इसको जब सॉल्व किया था तो ये हमारे पास आ रहा है 741,461 जूल, जिसको हम कितना लिखेंगे 741,461 किलो जूल। ये हमारा आंसर आएगा। अगर आप में से किसी ने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो फटाफट। तो आई होप बच्चों आपको आज का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर समझ में आया, क्योंकि आज हमने काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड। हमने इक्वेशंस को भी रिलेट किया जिसके अंदर हमने सिर्फ गैसेस का इस्तेमाल किया। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।